भाग दौड़ और शोर शराबे से तंग आकर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर शांति भरे माहौल में एक आलीशान घर खरीदा। मैं अमित और मैं एक राइटर हूँ। मेरी बीवी की मौत के बाद इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा। नए घर में आए मुझे तीसरा ही दिन था जब रात के 11 बजे के आसपास मेरे बेडरूम की खिड़की के पास से कोई गुज़रा। मैं किताब पढ़ रहा था और मैंने किताब में ही ध्यान रखा ये सोचकर कि शायद बिल्ली होगी, लेकिन एक बार फिर एक साया बाएं से दाएं की ओर गया। इस बार मैंने गर्दन खिड़की की तरफ घुमाई कि तभी एक बार और वो साया दाएं से बाएं की ओर गया और इस बार मुझे ये भी समझ आ गया था कि ये कोई कुत्ते या बिल्ली का साया नहीं बल्कि किसी इंसान का साया है। मैं उठकर बेडरूम से बाहर निकला और फिर घर से बाहर घूमकर मैं बेडरूम की खिड़की यानी गार्डन में पहुंचा। चारों तरफ नज़र घुमाई लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मैंने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा और फिर खिड़की से बेडरूम की ओर, तो अंदर का नज़ारा देख हैरानी से मेरी आंखें चौड़ी होती गई, क्योंकि बेडरूम में बेड पर मुझे एक लड़की बैठी दिखाई दे रही थी और वो लड़की वही किताब पढ़ रही थी जो कुछ देर पहले मैं पढ़ रहा था। मैं दौड़ा दौड़ा घर के अंदर पहुंचा और फिर बेडरूम में पहुंचकर मैंने देखा कि पूरे बेडरूम में कोई लड़की नहीं थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से साफ साफ किसी लड़की को बेड पर बैठे देखा था। खैर, मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की बनावट समझकर भुला दिया। उस रात इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। अगले पूरे दिन ऑफिस पर दिन भर काम करने के बाद रात को मैं घर पहुंचा। वैसे तो मैं ऑफिस ताला लगा कर गया था, लेकिन जब लौटने के बाद मैं चाबी लगाकर ताला खोल रहा था तो मुझे साफ साफ अंदर किसी के दौड़ने की आवाज़ आई। मैंने झट से दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुलते ही मुझे मेरे बेडरूम का दरवाज़ा खुलकर बंद होता हुआ नज़र आया। मतलब अंदर जो भी दौड़ रहा था वो दौड़कर मेरे बेडरूम में गया था। हॉल में रखा फ्लावर वाश उठाकर मैं धीमे धीमे बेडरूम की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ खुला। बाहर ही खड़े खड़े मैंने बेडरूम में नज़र दौड़ाई, लेकिन जब मुझे कुछ भी नहीं दिखा तो मैं बेडरूम के अंदर घुसा और एक बार फिर बेडरूम के हर कोने में नज़रें दौड़ाई तो पाया दीवार में बनी जिस अलमीरा को मैंने अब तक छुआ भी नहीं था, उस अलमीरा का नीचे वाला ड्रॉर खुला था। ड्रॉर खुला देखकर मेरे दिमाग में यही बात आई कि शायद कोई ड्रॉर पर पैर रखकर ऊपर वाले कबाड़ में घुसा है। मैं धीमे धीमे हवा की घूंट भरते हुए अलमीरा तक पहुंचा और एक झटके से कबाड़ का दरवाज़ा खोला। अंदर कोई इंसान तो नहीं, लेकिन बस एक वाइट फ्रॉक पड़ा था जो मैला कुचला और लाल धब्बों से भरा पड़ा था, जो यकीनन खून के धब्बे थे। वो फ्रॉक मेरे ये समझने के लिए काफ़ी था कि इस घर में कुछ तो अजीब बात ज़रूर है। अलमीरा को बंद कर मैंने तुरंत उस ब्रोकर के पास कॉल किया जिसने मुझे ये घर दिलाया था। मैंने उस ब्रोकर को मेरे साथ घटे इन 2 रातों के हादसे बतलाए तो उसने मुझसे कहा कि वो पहुंचता है मेरे पास कुछ देर में, और करीबन 1 घंटे बाद मेरे नए घर की डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ब्रोकर खड़ा था। मैंने उसे अंदर आने को कहा और जैसे ही मैं उसे बेडरूम में लेकर आया तो ब्रोकर पूरी तरह किसी मशीन की तरह कांपने लगा। मैं उसे संभालने की कोशिश करता, उससे पहले ही वो ज़मीन पर गिरा और मुंह से झाग छोड़कर वो बेहोश हो गया। मैं उसे जैसे तैसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। ब्रोकर को वेंटिलेटर पर रखा गया और डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसे दौरा पड़ा है। खैर, मैंने उस रात ब्रोकर के पास रुकने की ही सोची और रात के करीबन 2 बजे जब मेरी कुर्सी पर बैठे बैठे आंख लग चुकी थी तब मेरी नींद टूटी एक आवाज़ से, मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन। आंखें खोली तो वो संगीत मेरे सामने खड़ी एक लड़की की मधुर आवाज़ थी जिसने वही वाइट फ्रॉक पहना था
जो मैंने मेरे घर में उस अलमीरा में देखा था। मेरे देखते देखते वो लड़की आईसीयू रूम में घुसी और पीछे पीछे दरवाजे पर पहुंचकर मैंने अंदर झांका। वो लड़की धीमे धीमे ब्रोकर तक गई, उसके सर पर हाथ फेरा और एक बार फिर ब्रोकर मशीन की तरह कांपने लगा। ईसीजी मशीन की आवाज़ कुछ देर तक तो तेज़ आवाज़ करती ग्राफ को ऊपर नीचे दिखाती रही। मुझे मालूम था जो भी हो रहा है वो गलत है, लेकिन न जाने क्यों मैं न तो कुछ बोल पा रहा था और न ही कुछ कर पा रहा था। और कुछ ही पलों में मेरी नज़रों के सामने ईसीजी ग्राफ फ्लैट हो गया और ब्रोकर का तड़पना भी बंद हो गया। मैं फटी आंखों से ये सब होते देखने के अलावा कुछ कर नहीं पाया। वो लड़की मुस्कुराती मुस्कुराती मेरे पास तक आई और फिर एक गूंजती आवाज़ में उसने मुझसे कहा, तुम्हारे अलावा उस कमरे में कोई नहीं आ सकता। और इतना बोलकर वो लड़की मेरे आर पार निकल गई। मैं हॉस्पिटल से अपने घर गया और फिर बेडरूम में तो देखा वो लड़की मेरे बेड पर बैठी थी और तब उसने मुझे एक कहानी सुनाई। उसका नाम मेहरुनिसा है। 1 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। उसने बताया कि उसके पिता ने 2 शादियां की थी, लेकिन जब मेहरुनिसा को पता लगा कि उसकी असली माँ का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप है, तो मेहरुनिसा ने अपने पिता से बगावत की और उसके अय्याश बाप ने मेहरुनिसा का भी कत्ल करके इसी घर में उसे बेडरूम वाली अलमीरा के पीछे चिनवा दिया। ब्रोकर भी ये बात जानता था, लेकिन अपना मुंह बंद रखने की सज़ा मेहरुनिसा ने उसे नाप तोल कर दी। अब बारी उसके पिता की है, जो मेहरुनिसा के मरने के बाद इस घर में कभी वापस नहीं आया। खैर, मेहरुनिसा को शायद मेरे जैसे ही एक साथी की ज़रूरत थी जो उसकी तरह अकेला हो। भले ही मेहरुनिसा बदला लेने के इरादे से इस घर में भटक रही है, लेकिन सच में वो बहुत अच्छी लड़की है। ये बात इन 10-12 दिनों में मेरे मन में साफ हो गई है। इसीलिए मैंने पुलिस को बुलाकर उन्हें अपने तरीके से सारी बात बताई। दीवार तुड़वाई तो मेहरुनिसा की लाश मिली और छानबीन के बाद मेहरुनिसा के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आलम यह है कि मेहरुनिसा मेरे साथ रहती है और एक किताब लिखने में मेरी मदद कर रही है और किताब का शीर्षक है मेहरुनिसा। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।